मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। हमने ऑक्सीकरण अपचयन और रिडॉक्स पढ़ ली थी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण देखिए, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बना। यहां पर अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं और इनके अपने अपने गुण होते हैं। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो इनके दोनों के गुण उदासीन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, लवण और जल। अब इस लवण में ना तो ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। देखिए, अम्ल में HCl और क्षार में NaOH लेते हैं। यहां पर अम्ल का H और क्षार का OH क्रिया करके यहां पर जल बनाता है। तो NaCl तो आपस में जुड़ गए और लवण बना दिया, और अम्ल के H और क्षार के OH ने क्या बना दिया, जल। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल, और इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अम्ल का H व क्षार का OH अभिक्रिया करके जल H2O बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अम्ल का तो H और क्षार का OH अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हम देखेंगे उत्प्रेरक। नेक्स्ट है उत्प्रेरक। देखिए, जैसे हमने एक अभिक्रिया देखी थी KClO3 वाली। KClO3 था और इसमें से KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई थी, और इस प्रकार की अभिक्रिया को आपने क्या बोला था, अपचयन। यहां पर देखिए KClO3 में से ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो इसे आपने अपचयन अभिक्रिया बोली थी, याद है आपको।
अगर ये अभिक्रिया सिंपल करते हैं तो अपनी स्पीड से चलती है, अपने वेग से होती है, आराम से होती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा MnO2 डाल दें और इसे गर्म करें, तो जहां ये अभिक्रिया 15 मिनट में हो रही थी, वहीं अभिक्रिया 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। देखिए, अगर हम इसमें MnO2 डाल दें और साथ में गर्म कर दें तो यह अभिक्रिया शीघ्रता से हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां आपने देखा कि इसकी स्पीड, इसका वेग बढ़ गया। किसका? इस अभिक्रिया का बढ़ गया, यानी कि बदल गया। कम भी हो सकता है, किसी में बढ़ भी सकता है। तो यहां पर किसने काम किया? MnO2 ने। MnO2 ने क्या किया? इसकी स्पीड को बढ़ा दिया साथ में गर्म करने पर। तो उत्प्रेरक हम बताएंगे। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। यहां पर KClO3 के वेग को बढ़ा दिया, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया MnO2 ने। तो यहां पर MnO2 क्या है? एक उत्प्रेरक। इसको हम डालते हैं और डालने से ही अभिक्रिया तेजी से होने लग जाती है, लेकिन इसके रासायनिक संगठन में, रूप में, रंग में, किसी अवस्था में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। ये खुद कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित। तो इन्होंने क्या किया कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं बच्चों ये। अब आप देखिएगा, जैसे वनस्पति तेल है, पौधों से जो तेल प्राप्त होता है, जैसे कि सूरजमुखी का तेल, ये रिफाइंड तेल वगैरह प्राप्त नहीं होते। अगर इनमें हम हाइड्रोजन गुजारें, क्या गुजारें? हाइड्रोजन, तो यह बदलते हैं वनस्पति घी में। डालडा बोलते हो ना आप जिन्हें, रिफाइंड तेल हाइड्रोजन गुजारने पर किस में बदल जाते हैं? वनस्पति घी में, डालडा घी में। यह अभिक्रिया अपने वेग से होती रहती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा निकल डाल दें, क्या डाल दें? निकल, तो ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। और इसके लिए एक अभिक्रिया तो मैंने आपको ये बताई है, आप याद कर लेंगे, और दूसरी ये बताइए। 2 अभिक्रिया बता दी मैंने आपको, और परिभाषा बताइए, नोट कीजिएगा। अब ये हमने उत्प्रेरक बताया बच्चों आपको। उत्प्रेरक देखिए, अवस्था, क्रिया, ठीक है, और सक्रियता, इनके आधार पर उत्प्रेरकों को कई भागों में बांटा गया है। तो अब हम उत्प्रेरक के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक होते हैं कैटेलिस्ट। तो यहां पर हम बता रहे हैं उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के हैं। अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं।
नंबर 1 बच्चों, समांगी उत्प्रेरक, होमोजेनियस समांगी उत्प्रेरक। देखिए बच्चों, इसमें अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है। कैसी होती है बच्चों? समान। और इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण। इस प्रकार की क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं समान होती है तो समांगी उत्प्रेरक होते हैं और इस प्रकार की क्रिया कहलाती है समांगी उत्प्रेरण। उदाहरण देखिएगा बच्चों, जैसे मैथनोएट, या इसको मैथिल एसीटेट भी बोल देते हैं। ये लिक्विड अवस्था में होता है। इसमें जल मिलाया जाए, जल भी कैसा होता है? लिक्विड। यहां पर अगर उत्प्रेरक लें HCl, जलीय लें, एक्वस यानी कि जलीय, लिक्विड ही हो गया ये भी, तो अभिकारक बनेगा, उत्पाद बनेगा CH3COOH और CH3OH। और इनकी अवस्था भी कैसी होती है? लिक्विड ही होती है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये अभिकारक है मैथिल एसीटेट। इस लिक्विड अवस्था में है ये। जब इसकी जल से क्रिया कराते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में, तो यहां पर बनता है एसिटिक अम्ल। ये भी लिक्विड बनता है बच्चों। और दूसरा बनता है मैथिल एल्कोहल। तो यहां पर उत्पाद लिक्विड अवस्था में है, उत्प्रेरक भी लिक्विड में है और अभिकारक भी लिक्विड में है। तीनों की अवस्था कैसी है? भौतिक अवस्था समान है। जब तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो ऐसे उत्प्रेरक, ये वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? समांगी उत्प्रेरक। और यह पूरी की पूरी क्रिया कहलाती है बच्चों समांगी उत्प्रेरण। तो पहला हम उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर बता रहे हैं, 2 प्रकार के हैं। और पहला आ रहा है समांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट, ये समांगी हुआ। दूसरा टाइप है विषमांगी। दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे हम? विषमांगी। तो विषमांगी में बच्चों जो भौतिक अवस्था है वह समान नहीं होती।
तीनों की भौतिक अवस्था समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो भौतिक अवस्था समान नहीं होती और इस प्रकार की क्रिया है वह कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए, विषमांगी उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं हम, जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों में से किसी की भी अवस्था समान नहीं हो या दो की समान हो, एक की समान नहीं हो, तो वह कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरक। और इस प्रकार की क्रिया को कहेंगे हम विषमांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे बच्चों? विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे देखिए बच्चों, अमोनिया का बनाना देखना है हमें। अमोनिया बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी क्रिया से बनती है बच्चों अमोनिया। अमोनिया यानी कि NH3। यहां पर नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में होता है? गैस। हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में होता है? गैस। अमोनिया भी गैस अवस्था में ही बनती है। तो यहां पर अभिकारक और उत्पाद की अवस्था तो कैसी है? समान है। कैसी है? समान। तो चेंज उत्प्रेरक की कैसी अवस्था है इसकी? उत्प्रेरक लिया हमने आयरन Fe। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनकी क्रिया से अमोनिया बनती है और इनकी दोनों की अभिकारकों की और उत्पादों की अवस्थाएं समान है, भौतिक अवस्थाएं समान है। दोनों कैसे हैं? गैस हैं, पर उत्प्रेरक कैसा है? डिफरेंट है। तो जहां पर तीनों में से भी कोई एक डिफरेंट आ जाए तो वह उत्प्रेरक कहलाते हैं विषमांगी उत्प्रेरक और वह अभिक्रिया कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण। तो यहां पर अभिकारक और उत्पाद तो गैस अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक कैसी अवस्था में है? सॉलिड। इसी का एक दूसरा उदाहरण अभी हमने लिखा था, जैसे वनस्पति घी। वनस्पति घी बनता है किससे? वनस्पति तेल से। वनस्पति तेल में अगर हाइड्रोजन गुजारे जाए निकेल के प्रेजेंट में, और निकेल कैसा है? सॉलिड, तो बनता है वनस्पति घी। वनस्पति घी बनता है सॉलिड, डालडा घी सॉलिड होता है। और यहां पर वनस्पति तेल कैसा है? लिक्विड है। और यहां पर हाइड्रोजन कैसा है? गैस। तो यहां पर देखिए आप कि यहां पर अभिकारक भी डिफरेंट अवस्था में है, उत्प्रेरक भी डिफरेंट है और उत्पाद भी डिफरेंट है। तो यहां पर इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विषमांगी उत्प्रेरण। और जब उत्प्रेरकों की अवस्था डिफरेंट होती है, असमान होती है, तो ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। तो आपको दो अभिक्रियाएं मैंने बताई हैं विषमांगी उत्प्रेरण की, एक तो अमोनिया बनने की, दूसरा वनस्पति घी बनने की। तो उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी उत्प्रेरक वो उत्प्रेरक हैं जिनमें अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं समान होती हैं। और विषमांगी वो हैं जिनमें भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती। हो भी सकती हैं दो की, तो तीसरे की बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या है कि जो उत्प्रेरक है वह अभिकारक और उत्पादों की अवस्था से डिफरेंट होगा। तो ये पढ़ा हमने क्या? विषमांगी उत्प्रेरक। बच्चों अभी हमने देखा विषमांगी उत्प्रेरक। समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
स्वागत है बच्चों आपका। हम पढ़ रहे थे उत्प्रेरक और अभी हमने अवस्था के आधार पर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के टाइप्स। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। हम एक एक करके लेके चलेंगे। नंबर 1 पर लेके चलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक नाम से ही जैसे ज्ञात हो रहा है बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक, तो नाम से ही हो रहा है धनात्मक। धनात्मक का मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभी आपने जो अभिक्रिया मैंने आपको बताई है, किसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ा था, तो देखिए अभी हमने बताया था आपको कि KClO3 है, इसमें अगर MnO2 डाल दें तो KCl और ऑक्सीजन बनते हैं और अभिक्रिया की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, तेजी से क्रिया होने लग जाती है। जब तेजी से क्रिया होने लग जाए तो ऐसे उत्प्रेरक कहलाएंगे धनात्मक उत्प्रेरक। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। पहला है हमारा धनात्मक उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे KClO3, MnO2 उत्प्रेरक के प्रेजेंट में KCl और O2 बनता है और यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। कौन, MnO2। तो अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं तो कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं उत्प्रेरक के प्रकार पे। सेकंड नंबर कौन सा है बच्चों, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक नाम से ही विदित हो रहा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो बढ़ाएंगे वो तो होंगे धनात्मक और जो घटाएंगे वो ऋणात्मक। देखिए बच्चों, H2O2, H2O तो होता है जल, और H2O2 इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, जल में एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया इसलिए इसको बोल दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए बच्चों, इसमें अगर सिंपल अभिक्रिया चल रही है, सिंपल अपने आप में तो ये टूटता है H2O में और O2 में, अपने आप रखा तो, और इसकी गति क्या है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ग्लिसरॉल डाल दें, क्या डाल दें, ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल डालने पर जहां ये अभिक्रिया आधा घंटे में हो रही थी वहां पर ये 1 घंटे में होगी। फिर ये अभिक्रिया कितने में होगी? 1 घंटे में। तो अभिक्रिया की गति को क्या कर दिया? कम। और जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो H2O2 है, सिंपल टूटता है H2O में और ऑक्सीजन में, लेकिन ग्लिसरॉल मिलाने पर इसकी गति, अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक हमने आपको बताया था, अब हमने बता दिया आपको ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा टाइप बताइए बच्चों, अभी लिखवाया था ना आपको, कौन सा टाइप है तीसरा? बताइएगा, याद आ रहा है? लिखा हुआ है आपने? देखिए तीसरा, स्वतः उत्प्रेरक। कुछ बच्चों को तो मम्मी डांट के कहती है कि पढ़ लो, कुछ डांटने में पढ़ना बंद कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अपने आप ही सोचते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। तो जो अपने आप ही सोचते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतः, अपने आप को ही मोटिव कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। तो ये कैसे होते हैं? स्वतः। तो देखिए बच्चों, ये है CH3COOC2H5, इसे बोलते हैं बच्चों एथिल एसीटेट। अभी मैंने पीछे अभिक्रिया बताई, उसमें CH3 था, यहां पर C2H5 है बच्चों, एथिल एसीटेट। जल से क्रिया कराते हैं तो ये टूटता है, एसिटिक एसिड और एथेनॉल। ये है बच्चों एसिटिक अम्ल। और ये है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। यहां पर हमने कोई उत्प्रेरक नहीं लिया, जल मिलाया, जल मिलाने से जैसी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होते ही एसिटिक अम्ल और C2H5OH बन जाता है। और अब ये एसिटिक अम्ल, ये हम इसको डॉट डॉट से शो कर रहे हैं कि अब ये एसिटिक अम्ल खुद उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाएगा, सेल्फ उसी के अंदर ही। तो अब ये उत्प्रेरक बन जाएगा, उत्पाद के रूप में भी बनता रहेगा, और उत्पाद के रूप में जैसे बनेगा तो उत्प्रेरक की तरह भी काम करेगा, तो अभिक्रिया को जल्दी जल्दी करने को मजबूर करेगा। तो यहां पर एसिटिक अम्ल किसकी तरह काम कर रहा है तो ये क्या उत्पाद, लेकिन अपने आप अभिक्रिया की गति को भी बढ़ा रहा है। तो यह जो एसिटिक अम्ल है वो है कैसा है? स्वतः उत्प्रेरक। तो हम बता सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में सहायता करता है। उत्पाद कर रहा है, खुद सेल्फ सहायता करता है, तो उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य
करता है। कैसे करेगा? स्वतः खुद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाएगा। तो ये था हमारा स्वतः उत्प्रेरक टाइप। तीसरा टाइप था क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक का। नेक्स्ट बच्चों, तीसरा टाइप देखते हैं हम क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक का, जैव उत्प्रेरक। चौथा टाइप है अब हमारा। 3 तक हमने देख लिए हैं और चौथा टाइप हम देख रहे हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। अभी तो हमने अजैव उत्प्रेरक देखे थे जिनमें जीवन नहीं था, जो हमारे जीवन से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन जब जैविक क्रियाओं में कोई पदार्थ गति को बढ़ाता है तो वह कहलाता है जैव उत्प्रेरक। जैविक अभिक्रियाओं में या जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रिया बताइए बच्चों, पढ़ा हुआ है आपने? जैविक क्रिया जैसे कि भोजन का पाचन था, ठीक है? तो जैविक क्रियाओं में जो पदार्थ क्रिया की गति को बढ़ाता है, क्रिया की गति को बढ़ाता है, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक। और इन जैव उत्प्रेरक को कहते हैं एंजाइम। इन जैव उत्प्रेरक को एंजाइम, पढ़े थे ना आपने? एंजाइम कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे माल्टोज है, खाते पीते हम, माल्टोज शुगर बनी थी हमारी बॉडी में, और माल्टोज शुगर को माल्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? माल्टेज एंजाइम बदलता है ग्लूकोज में। पाचन की क्रिया में होता है ये। और पाचन की क्रिया कैसी है? जैव क्रिया है। और इसमें जो जैव क्रिया की गति को बढ़ाते हैं, जैसे कि माल्टोज को जल्दी से ग्लूकोज में बदलने में जो सहायता करता है वो है माल्टेज एंजाइम। और ऐसे एंजाइम, ऐसे उत्प्रेरक कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। तो ये हमारा चौथा टाइप था क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक का। नेक्स्ट बच्चों, सक्रियता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर बताएंगे अब हम नेक्स्ट उत्प्रेरक। तो जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को साथ में बढ़ाते हैं वो तो कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और जो कम करते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। तो हम लिखेंगे उत्प्रेरक वर्धक। ऐसे पदार्थ जिनको अभिक्रिया मिश्रण में
अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर अभिक्रिया की गति व उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या कहलाएंगे बच्चों? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर अभिक्रिया की गति व उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे अभी हमने अमोनिया बनाई थी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनी थी। इस अमोनिया में हमने Fe उत्प्रेरक लिया था। Fe के साथ अगर हम मॉलिब्डेनम MO डाल दें तो इसकी गति को, इसकी क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ा देगा ये मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम ये क्या कर रहा है कि इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, इसलिए यहां पर MO क्या हो गया? उत्प्रेरक वर्धक। तो यहां पर हम MO क्या लिख सकते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। और दूसरा है उत्प्रेरक विष। ये क्या करेंगे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देंगे। ये पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। देखिए बच्चों, अभी इसी क्रिया में हमने MO मिलाया तो Fe की क्रियाशीलता बढ़ गई। अगर इसी क्रिया में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है, हमने इसमें आयरन ही उत्प्रेरक लिया, लेकिन गलती से आयरन के साथ कोई CO आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, तो क्या होगा कि इसकी गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। CO के आने से गति घट जाएगी, क्रियाशीलता घट जाएगी। तो ये कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।